बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आज पहला लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ हम कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले हम, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है द एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटम का जब स्ट्रक्चर बना है तो उसमें फ़ौरन से तो नहीं बन गया होगा। इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। तो उसमें मैं इस चीज़ को एक समरी के तौर पे सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि किस तरह से एटम की डिस्कवरी हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, कब कब किए और किस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर बनकर हमारे सामने आया और अब किस स्ट्रक्चर में, किस शेप में हमारे पास मौजूद है। तो इस लेक्चर के आगाज़ से पहले, बल्कि इस चैप्टर के तमाम टॉपिक को शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले 2000 BC, यानी कि बहुत पहले की बात है, बिफोर क्रिस्ट की बात है। डेमोक्रिटस जो कि फ़िलासफ़र के बारे में कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था। साइंटिस्ट और फ़िलासफ़र में क्या फ़र्क होता है। फ़िलासफ़र फ़िलासफ़ी देते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं होता है उनका। तो फ़िलासफ़ी इन्होंने दी डेमोक्रिटस ने कि हर चीज़, एवरी सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटमस। उन्होंने कहा कि हर चीज़ छोटे छोटे ज़र्रे से मिलकर बना है। जो सबसे छोटा ज़र्रा है उसको एटमस का नाम दिया है। ग्रीक में एटमस कहते हैं, ठीक है। एटमस का मतलब है एटम। एटम दैट मीन्स इंडिविजिबल, मतलब उसको मज़ीद डिवाइड ना कर सके हम। अच्छा, तो ग्रीक के लोगों ने डेमोक्रिटस के इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। इनसे पहले, डेमोक्रिटस से पहले, एरिस्टोटल ने 4 बेसिक एलिमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हर चीज़ बनी हुई है 4 बेसिक एलिमेंट से: फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर। तो ग्रीक ने इस डेमोक्रिटस के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करके एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को सही माना और उसी के साथ चलते रहे। उसके बाद 1808 में जॉन डाल्टन आए। उन्होंने इस बात को प्रूफ किया, इस डेमोक्रिटस के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर गए और उन्होंने जॉन डाल्टन थ्योरी दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया। उसमें फर्स्ट पॉइंट ही यही है कि एटम जो है स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है। मतलब हर चीज़ सबसे छोटे छोटे ज़र्रे से बना हुआ है। सबसे छोटा जो ज़र्रा है वो है एटम। और जॉन डाल्टन ने सॉलिड बॉल मॉडल दिया। ये आप देख सकते हैं, सॉलिड बॉल मॉडल दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद 1832 में माइकल फैराडे उन्होंने कहा कि उन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में क्लू दिया। उस वक्त असल में माइकल फैराडे जो है इलेक्ट्रोलिसिस पर काम कर रहे थे और उनका एक एक्सपेरिमेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। उस दौरान उसी में उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लू दिया हमें। उसके बाद 1879 में विलियम क्रूक्स ने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की एज अ कैथोड रे। मतलब उस वक्त इलेक्ट्रॉन नाम नहीं था, उस वक्त जो डिस्कवरी हुई थी नेगेटिव रेस की डिस्कवरी हुई थी, जिसको हम कैथोड रे कहते हैं, क्योंकि वो जो रेज निकल रही थी वो कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही थी। तो विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे डिस्कवर किया। अच्छा, कैथोड रे डिस्कवर करने के लिए जो ट्यूब यूज़ किया था वो ट्यूब जो था वो हाइंड्रिक गाइसलर ने बनाया था और उसी क्रूक्स ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कैथोड रे को डिस्कवर किया। उसी दौरान प्रोटॉन के लिए भी पॉजिटिव रेज निकल रहे थे, बट उस वक्त उन्होंने नोटिस नहीं किया था। आगे आकर 1886 में गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी उसी ट्यूब के ज़रिए, उसी प्रोसेस के ज़रिए प्रोटॉन को डिस्कवर किया, बट उसमें एक चीज़ चेंज किया। उन्होंने जो कैथोड लिया था वो परफोरेटेड कैथोड लिया था। इसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन किया प्रोटॉन के बारे में। अच्छा, उसके बाद 1886 में गोल्डस्टेन के बाद
1891 में स्टोनी ने वो जो कैथोड रे ऊपर डिस्कवर हुआ था, क्रूक्स ने डिस्कवर किया था कैथोड रे, कैथोड रे, उसका नाम इलेक्ट्रॉन स्टोनी ने रखा 1891 में। उसके बाद जब हमें पता चल गया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यहाँ तक तो हमें पता था कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है, सही है, इससे मज़ीद छोटा कोई पार्टिकल है नहीं जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग। फिर फैराडे, क्रूक्स ट्यूब और गोल्डस्टाइन की मेहनत के नतीजे में ये पता चला कि भाई इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, सही है। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हमें पोजीशन नहीं पता थी कि एटम में किस पोजीशन में कहाँ पर ये पाए जाते हैं। 1897 में जॉन जे थॉमसन ने स्टडी किया इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बताई। जब प्रॉपर्टी बताई उन्होंने, तो उन्होंने इसमें ये चीज़ भी बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर चार्ज मौजूद है और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, मतलब ये है कि मास है, मास रखता है ये। और उसके बाद इन्होंने एक मॉडल पेश किया, प्लम पुडिंग मॉडल। उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एटम के अंदर इस तरह से शो किया कि एक एटम है, उसके अंदर प्लस और माइनस चार्जेस इस तरह से बिखरे हुए हैं, सही है। अब इसको प्लम पुडिंग क्यों कहा गया? क्योंकि जिस तरह से तरबूज को हाफ काटते हैं तो उसमें जो बीज होते हैं उसको प्लम कहते हैं ना, सॉरी पुडिंग कहते हैं, और प्लम क्या होता है, तरबूज को ही कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो बीज बिखरे हुए होते हैं कुछ इस तरह से नज़र आते हैं ना, मतलब एक तरबूज है उसको हाफ बीच से कट कर दिया और उसमें बीज इस तरह से बिखरे हुए नज़र आते हैं, इसलिए इस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल है। उन्होंने कहा एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह से होते हैं। अच्छा, इस मॉडल के बाद रदरफोर्ड आए 1911 में, उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया, उन्होंने ये वाला मॉडल पेश किया। क्योंकि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि जो न्यूक्लियस है, बीच सेंटर वाला पार्ट है, वो न्यूक्लियस है और उसमें प्रोटॉन सेंटर में मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में नहीं होता है, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है। तो इसको देखते हुए रदरफोर्ड ने ये मॉडल पेश किया था, सही है, कि ये न्यूक्लियस बीच में है और बाकी ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक मार्कर से मैंने यहाँ पर डॉट बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था जिसमें इन्होंने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शो किया। उसके बाद 1913 में सोलर सिस्टम मॉडल नील बोहर ने पेश किया। सोलर सिस्टम मॉडल कैसा होता है? सोलर सिस्टम क्या है? सन है बीच में, सही है, उसके अराउंड प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, मरकरी है, वो इस तरह से है ना घूम रहे हैं सूरज के अराउंड। वैसे ही कुछ यहाँ पे इन्होंने मॉडल में दिखाया है कि प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज बीच में और ये इलेक्ट्रॉन जो डॉट है वो इस तरह से सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहा जा रहा है कि सोलर सिस्टम मॉडल है नील बोहर का। ये एटम का मॉडल इन्होंने बताया कि एटम ऐसा होता है। अब 1924 में हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया। ये चीज़ आगे टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगी, इसको सही से बताऊँगी। 1913 में अर्विंग श्रोडिंजर ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया। ये मॉडल मतलब ऐसा मॉडल है जो मॉडर्न केमिस्ट्री में एक बॉम्ब की हैसियत रखता है। इस मॉडल के बाद बहुत सारी एडवांसमेंट हुई है केमिस्ट्री में, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, बहुत सारी केमिस्ट्री में एडवांसमेंट और उसमें काम हुए हैं। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग बहुत सारी कन्फ्यूजन जो एटम से रिलेटेड थी वो सॉल्व हो गई और वो कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो गई। तो इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि न्यूक्लियस बीच में है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बारे में एक वर्ड यूज़ किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ये है कि इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की मतलब मुमकिन है कि यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने पेश किया। ये आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जब मैं लेक्चर पे आऊँगी तो इस चीज़ को डिटेल में या बहुत आसान तरीके से इस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगी। वैसे ये चीज़ है नहीं शामिल हमारे कोर्स में।
अच्छा, 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। सबसे लास्ट में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए इन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बाद यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है एटम का कंप्लीट हो गया, क्योंकि एटम में जो हमने जो पढ़ना है एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल वो 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।